हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू एमएचडी प्रोग्राम का MHD 4 पेपर कोड जो है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के रिगार्डिंग क्या इम्पॉर्टेंट है ये हमें यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो देखेंगे, पर उससे पहले हम पिछले साल का पेपर एनालाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे, जहाँ से पढ़ लें तो हम कल का एग्जाम इजिली कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमें 5 करने हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, व्याख्या खंड रहता है। ठीक है, उसके बाद बाकी में से 9 में से 4 अपने को चूज करने रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है, हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला व्याख्या खंड है। उसके बाद दूसरा है हमारा इसमें स्कंदगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का सोदाहरण विवेचन कीजिए। ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो मेरे पास है। ठीक है, फिर इसके बाद मोहन राकेश के नाटकों का परिचय देते हुए आधे अधूरे की प्रासंगिकता का आकलन कीजिए। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट है नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में औरत का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं से है अगला क्वेश्चन। फिर हिंदी जीवनी साहित्य में कलम का सिपाही। ठीक, जीवनी विधा पर वीडियो जो है मैंने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, वहां से काम हो जाएगा। ठीक है, कलम के सिपाही पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखनी है किस पे, बसंत के अग्रदूत पे, निराला के ऊपर है, यज्ञ ने लिखी है। उसके बाद ललित निबंध के रूप में कुटच पे। ठीक, उसके बाद साक्षात्कार। ठीक है, हमारे में है ऑक्टेवियो पॉज। ठीक, उसके बाद प्रसाद की इतिहास दृष्टि, इन सब में से किसी दो पे टिप्पणी करनी है। तो ऐसा रहेगा क्वेश्चन पेपर। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, जहां से कर ले तैयारी तो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंधेर नगरी ले लेते हैं। ठीक है, अंधेर नगरी जो है भारतेंदु का लिखा हुआ एक प्रहसन है। ठीक है, जिसे हम व्यंगात्मक एकांकी नाटक भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं महंत और उनके दो शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास। ठीक है, ये लोग शहर में प्रवेश करते हैं, यहाँ से नाटक अपना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो शहर है, यहाँ पे टके शेर भाजी टके शेर खाजा मिलता है। ठीक है, इसमें लिखा है इन्होंने भारतेंदु ने कि यहाँ टके शेर भाजी टके शेर खाजा अंधेर नगरी अनबुझ राजा। ठीक, तो यह इसके माध्यम से भारतेंदु जी ने नौकरशाही की आलोचना की है। किस तरीके से की है उसके परिप्रेक्ष्य में 2 लाइनें देखते हैं। चूरन अमले साहब जो खाते, वो चूरन बेचने वाला कहता है इसमें कि चूरन अमले साहब जो खाते दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। ठीक है, चूरन अमले साहब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक, तो ये जो है ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों के ऊपर क्या है, व्यंग है। ठीक, इस एकांकी के माध्यम से यहाँ का जो राजा है एक विलासी और मूर्ख शासक है। ठीक है, जिसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश राज और अंग्रेजों पर तंज कसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अभिनय की दृष्टि से अगर बात की जाए तो एक सफल नाटक रहा है। ठीक है, इसमें पहला दृश्य जो है महंत का अपने शिष्यों के साथ लोभ न करने का उपदेश देते हुए शहर में प्रवेश होता है, और वो लोग शहर में एक जगह अपना डेरा डालते हैं, और महंत जो है अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाइए और भिक्षा मांगकर लाइए। तो जब इनका शिष्य जो है ये नारायण दास ये जाता है, तो वहाँ पे उसे सारी चीज़ें टके शेर मिलती दिखती हैं, तो उसे जो है यहाँ पे प्रलोभन हो जाता है इस नगर से। वह चाहता है कि आजीवन यहीं रहें, यहाँ रहेंगे सारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, हमें कहीं भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, आराम से पेट भरेगा। ठीक है, उसके बाद अगला दृश्य जो आता है इसमें वो बकरी की मृत्यु का है। दीवार गिरती है और बकरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो राजगीर जो है वहाँ का, उसे फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन जो फांसी की रस्सी है, फंदा है, वो बड़ा पड़ता है। तो राजा आदेश देते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो इस फंदे में आ जाए। तो गोवर्धन दास जो है वो नगर में रह रहे खा खा के मोटा हो गया है, तो राजा के सैनिक जाते हैं और इसे पकड़ लाते हैं।
इसे फांसी होने ही वाली होती है, महंत आ जाते हैं और इसको बचा लेते हैं कि यह कहकर कि इस मुहूर्त में जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो राजा स्वयं फांसी पर चढ़ता है और महंत और गोवर्धन दास बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका अभिनय कब किया गया? सर्वप्रथम काशी के हिंदू नेशनल थिएटर द्वारा इसका अभिनय किया गया। ठीक, उसके बाद 1882 में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर में इसका जो है मंचन करवाया। फिर बलिया में 1884 में शुक्ल जी ने। अभी तक इसके कई सारे सफल मंचन हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट में ही देख रहे हैं कि जितना याद रहे हमें तो एग्जाम में लिखने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है कि ज़्यादा डिटेल में देखा जा सके। ठीक, तो इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जो पात्र हैं सबसे पहले उनको देखते हैं। ठीक है, 4 पुरुष हैं जिसमें महेंद्र नाथ, शिवजीत, जगमोहन, सुनेजा, सिंधिया आदि ये लोग हैं। ठीक, तो इसमें जो पुरुष है वो आधुनिक पुरुष है और मध्यवर्गीय पुरुष है जो कि भूमिकाहीन है अपने परिवार में, जिसको अपने परिवार में कोई जगह नहीं, मतलब कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक स्त्री है सावित्री जो कि दूसरी प्रमुख पात्र है। पहला प्रमुख पात्र जो है महेंद्र नाथ है जो कि घर के मुखिया हैं। उसके बाद दूसरी प्रमुख पात्र सावित्री हैं जो महेंद्र नाथ की पत्नी है और पति की आलस्य प्रवृत्ति के कारण खिन्न रहती हैं और परिवार की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, इन्हें इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नौकरी भी करनी पड़ती है। ठीक, उसके बाद जो अगला पात्र है वो एक युवती है। ठीक है, जिसका नाम बिन्नी है, बीना। इसे हम बिन्नी और बीना दोनों नाम से इस नाटक के अंदर जानते हैं। ठीक है, तो ये बीना जो है ये सावित्री और महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की है। उसके बाद अशोक है जो कि बिन्नी का भाई है। फिर अगली पात्र है इसमें किन्नी। किन्नी जो है सबसे छोटी लड़की है इस घर की। ठीक है, और तो पत्नी के बारे में बात हो चुकी है। फिर उसके बाद आएगा बिन्नी। बिन्नी जो है अपने घर को, जो इसका घर है उसको एक चिड़िया घर बताती है जहाँ पे प्रेम व्यवहार नाम की कोई चीज नहीं रह गई, सिर्फ टीस है और जो आधुनिकतावादी सोच है उसमें इंसान डूबा हुआ है। मतलब जो एक तरीके की दरिद्रता ने घेर रखा है, किस तरीके से आज का मध्यवर्गीय समाज है वो भौतिकता के पीछे भाग भाग के पागल हो चुका है, उसका वर्णन यहाँ पे है। तो बिन्नी भी जो है बहुत खिन्न रहती है अपने घर में और अपने माँ के प्रेमी जिसका नाम मनोज है उसके साथ भाग जाती है, उससे विवाह करती है। लेकिन ये जो है मनोज के साथ भी इसका जीवन यापन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मनोज इसे बार बार कहता है कि तुम जो अपने घर से संस्कार लेके आई हो उसकी वजह से यहाँ तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। ठीक है, फिर उसके बाद अशोक जो कि बिन्नी का भाई है वो जिन चक्करों में उलझा हुआ था, जैसे कि आजकल के नवयुवकों को देखा जाए कि वो विभिन्न प्रकार की नॉन या यूँ कहें असामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं, वैसे वो उलझा हुआ है। ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि उसमें उसकी छोटी बहन किन्नी भी पढ़े। लेकिन जो किन्नी है वो उसकी उम्र 11 से 13 वर्ष के बीच में है। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति विद्रोही है, माँ की लाडली है, उसकी प्रवृत्ति विद्रोही है, ढीठ है, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में पूर्णता जानकारी है उसे। इनफैक्ट वो डिटेल्ड सारी चीज़ें जानती है और उसके बाद अपनी सहेली सुरेखा से सारी बातें वो हंसी मजाक में करती भी है। ठीक है, मुंह फट है, बड़े छोटे का कोई वहम नहीं है उसके अंदर, कोई लोक लिहाज उसके अंदर बड़े छोटे का नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिन्नी अपने परिवार के लिए चिंतनशील दिखाई गई है यहाँ पे नाटक के अंदर, जो जिसे अपने परिवार की, अपनी माँ की, पिता की और अपनी बहन की और भाई की चिंता यहाँ पे रहती है। ठीक है, रंगमंच की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सफल नाटक रहा है। ठीक है, एक ही पात्र 4 से 5 व्यक्तियों का कैरेक्टर निभा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो कार्यस्थल है जहाँ पे सारी घटनाएं हो रही हैं वो एक कमरा है जिसमें कुछ पुराने सोफे और कुर्सियां पड़ी हुई हैं।
ठीक है, और दीवारें गंदी हैं, ठीक। पात्रों की वेशभूषा साधारण है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस नाटक के अंदर, जैसे कि बिन्नी खिन्न रहती है और जुनेजा जी से बात करती है कि जो है क्या क्या हमारे घर में होता है। पिताजी जब तक माताजी काम नहीं करती थी, मम्मी माँ मेरी जो है इसमें क्या नाम है उनका, सावित्री, जब तक सावित्री जी काम नहीं करती थी उन्हें कैसे मारते पीटते थे, उन सब चीज़ों का वर्णन है। इतना डिटेल अभी हम नहीं जा सकते, आप लोग अपने हेल्प बुक वगैरह में जो भी है आपके पास एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखने में स्टोरी पता रहेगी, पात्र याद रहेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी, ठीक। लास्ट टाइम पे इसको वीडियो को पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लेना है, ताकि पात्र एक बार रिवीजन हो जाए सारे कैरेक्टर्स, तो हम आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंधा युग है, इसमें सिर्फ पात्रों की चर्चा हम करेंगे, बाकी डिटेल्ड आप लोगों को उससे करना पड़ेगा अपनी हेल्प बुक से, ठीक है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर होगा वहां से। इसमें इसमें जो पात्र हैं, मुख्य पात्र इसमें है अश्वत्थामा, ठीक है। और उसके बाद युयुत्स, धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, ठीक है, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सैनिक, व्याध, व्याध जो श्री कृष्ण को अंत में बाण मार देता है जिससे श्री कृष्ण मर जाते हैं। और याचक है, ज्योतिषी है, जो कि यह घोषणा किया रहता है कि विजय युद्ध में कौरवों की होगी, किंतु अंत में वह आता है और बताता है जब इंसान शिद्दत से किसी काम में लगता है, अर्थात श्री कृष्ण उनकी तरफ से लग जाते हैं, तो क्या होता है, विजय होती है पांडवों की, ठीक है। तो वहां पे वो कहता है कि मेरी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। उसके बाद कृष्ण अर्जुन ये लोग यहाँ पे मुख्य पात्र के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा रहेगा तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े है भुवनेश्वर का, ठीक है। तांबे के कीड़े किसका है, भुवनेश्वर का है। इसमें ये जो नाटक है ये लिखा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इसमें जो नृशंसता लेखक ने देखी थी द्वितीय विश्व युद्ध में, उसकी वजह से इसका मानव मूल्यों के प्रति, मानव जीवन के प्रति जो विश्वास है वो उठ गया है। उसको इसने इसमें दिखाया हुआ है भुवनेश्वर जी ने, कि सबसे पहले तो हम इसकी प्रतीक योजना पे बात कर लेते हैं, जहां से संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक। इसमें प्रकाश जो है ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, पागल आया जो कि अपना खोया हुआ भाई ढूंढ रही है, जिसे वो जॉन बाबा मसालची बाबा कहकर बुलाती है, ठीक है। तो यहाँ जो ये जॉन बाबा मसालची बाबा था, जो खोया हुआ भाई है, वो व्यक्तित्व के अधूरेपन का प्रतीक है, ठीक। उसके बाद असफल पति यानी कि मसरूफ पति जो है वो विघटित मानसिकता का प्रतीक है, जो वह नपुंसकता, विघटित मानसिकता व नपुंसकता का प्रतीक है, जो सिर्फ चिल्लाना जानता है, झल्लाना जानता है और किसी काम का नहीं रह गया है, ठीक है। परेशान रमणी जो कि स्त्री है, अगली पात्र है इसकी, वो आधुनिक स्त्री का प्रतीक है, जो कि बच्चों का बोझ उठाए बिना आत्म तृप्ति चाहती है, ठीक है, कि और सामाजिकता से छुपकर मतलब सामाजिकता से बचकर किस तरीके से आत्म तृप्ति की जाए, उसके लिए वह खुद को तल्लीन करती है, उसमें खुद को झोंके रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी एक प्रकार का व्यंगी कहा जाएगा। उसके बाद थका हुआ अफसर अगला पात्र आता है, जो कि अवसादग्रस्त अधिकारियों का प्रतीक है, ठीक है। कांच के बीज विज्ञान की कृत्रिमता का प्रतीक है, प्राकृतिक बीजों का नष्ट हो जाना और कांच के बीजों का उगना, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान का ही तो प्रतीक है। उसके बाद सूरज ज्ञान का और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, किंतु बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, अर्थात ज्ञान और बुद्धिमत्ता समाप्त हो चुकी है, ठीक है। बादल भाव के प्रतीक है, कि भाव ने बुद्धि को मार दिया, ठीक। अब आगे क्या है, आईना, आईना कृत्रिम रोशनी का प्रतीक है। वहां पे कहता है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, अब दुनिया में आईनों का शासन होगा, ठीक है। तो अंत में जो मसरूफ पति है वह कहता है कि जो हमारे मंथन से निकलेगा वह हमें मार डालेगा, अर्थात जो हम आविष्कार करेंगे वही हमारे लिए विनाशकारी होगा। जैसे कि हमने विज्ञान के माध्यम से परमाणु बम का आविष्कार किया, तो हमारे लिए घातक ही तो है, विनाशकारी ही तो है, ठीक। तो इस प्रकार इतनी चीजें रही इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद आते हैं औरत, जो कि नुक्कड़ नाटक है,
नुक्कड़ नाटक की क्या विशेषता होती है कि यह किसी गली चौराहे मोहल्ले या फिर किसी कंपनी के सामने, किसी फैक्ट्री के सामने, ठीक है, किसी दुकान के सामने, किसी बाजार में इसे फिल्माया जाता है। जनरली 30 से 40 मिनट का नाटक होता है, जो कि 30 से 40 मिनट के अंदर खत्म करना होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम तक दर्शकों को रास्ते में बांधे नहीं रखा जा सकता, ठीक है। और इसकी जो पात्रों की वेशभूषा होती है वो बेहद साधारण रखी जाती है। थोड़े बहुत परिवर्तन करके इसमें जो है, थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद एक ही पात्र कई कैरेक्टर्स निभा सकता है, ठीक है। और इसका आरंभ होता है मैं एक औरत कविता से, जो कि एक ईरानी कवित्री है, उन्होंने लिखा था। इसका ये जननाट्य मंच जन्म ने अनुवाद किया था, जो कि सफदर हाशमी के नेतृत्व में ये जो औरत नुक्कड़ नाटक है लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद इसका प्रथम मंचन मार्च 1979 में दिल्ली में किया गया और 1980 आते आते यह लोकप्रिय हो गया, ठीक है। इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। अपने समय का एक सफल जो है नाटक नुक्कड़ नाटक रहा है, ठीक है। इसमें पात्र जो है 7 अभिनेता हैं, 1 अभिनेत्री है। एक ही अभिनेत्री शिक्षित बालिका का, जो शिक्षित न होती है उसका, जो बच्ची पढ़ने की जिद करती है उसका, और जो कंपनी में काम करने वाली महिला है उसका, ठीक है। और सभी का यही एक ही महिला सभी का कैरेक्टर्स निभाती है, ठीक है, थोड़े बहुत परिवर्तन कर करके, ठीक है। उसके बाद देन पुरुष पात्रों में 7 अभिनेता हैं। ये भी गमछा डाल के कभी पंडित बन जाएंगे, टोपी लगा के कभी जो है पुलिस वाले बन जाएंगे, ठीक है। और थोड़े थोड़े चेंजेस करके ये लोग चोर बन जाएंगे, जो चौराहे पे खड़े रहते हैं लड़के वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है। इसका अंत होता है जब उस महिला से, जो कि वर्तमान समाज की महिला है, उसको समझाया जाता है, किस प्रकार से उसे बताया जाता है कि भेड़िए से रहम की उम्मीद छोड़ दे, अपनी इस सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे, ठीक है। कि अर्थात ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, इससे रहम की उम्मीद छोड़ दे और स्वतंत्र होकर खुद से कुछ करने के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए आगे बढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जागरूकता के लिए ये जो है औरत नुक्कड़ नाटक रहा था, ठीक है। कि भेड़िए से रहम की उम्मीद छोड़ दे, अपनी इन सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे, आ चुका है वक्त अब इस पार या उस पार, राज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का। तो इस प्रकार ये रहा। इसमें हमने देखा अंधेर नगरी, आधे अधूरे, अंधा युग, ठीक, और तांबे के कीड़े, औरत। यहाँ से अपना लगभग 3 क्वेश्चन तो हो ही जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो व्याख्या खंड है उसमें हेल्प बुक से थोड़ा बहुत हम हेल्प ले लेंगे, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। और उसके बाद जो है बचता है हमारे पास जो निबंध है, संस्मरण है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बचती हैं। जीवनी बचती है। जीवनी अमृत राय ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, उसको कलम का सिपाही देख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसको अगर अभी मुझे टाइम मिलता है तो 1 आध घंटे में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं मिल पाता है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। जैसे कि एक तो देख लेंगे हम लोग कलम का सिपाही, दूसरा संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा की, उसको देख लेंगे, ठकुरी बाबा। और तीसरा जो है हम तीसरा देख लेंगे, धोखा देख लेंगे, या फिर जो है लोभ और प्रीति। ऐसा कोई 3 या 4 उसमें से थोड़ा थोड़ा एक एक 2 क्वेश्चन हेल्प बुक से पढ़ लेंगे, या जहाँ से भी है थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे तो हम लिख पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। MSD 6 के लिए मैंने तैयारी कर रखी है, उसको मैं जल्दी टाइमली डाल दूंगा, आप लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा करिएगा, बेस्ट।